कानून की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन जैसे तलवार काम करती है ऐसे कानून को लगाना तो पड़ेगा। एक दूसरी समस्या आपके जो महाराष्ट्र में चल रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, वो है अवैध घुसपैठ। आपने कभी सुना कोई आदमी अमेरिका में ऐसे घुस गया? सुना आपने? सिंगापुर में कोई घुस गया? इजराइल में अगर घुस जाए तो? किस तरीके से घुसपैठियों को निकालने की बजाय भारत में कानून बना के घुसपैठियों का समर्थन किया गया है, वो मैं आपको बताता हूं। बोलिए भारत माता की। काफी बोर हो गए, थोड़ा काम करिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। मैं देख रहा हूं काफी देर जो है ऐसा है, आज की डेट में सिटिंग पावर लिसनिंग पावर कम हो गई है। थोड़ा सा गर्दन वर्दन घुमा लीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बस वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। 10 मिनट, जय श्री राम। जय श्री राम। 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक विषय और लेके अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब लगभग वो 5.5 करोड़ हो गए। 5.5 करोड़ का मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया। 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। 5.5 करोड़ का मतलब कनाडा का सवाई। कनाडा 4 करोड़ है, यहां 5.5 करोड़, यानी लगभग 1.25 गुना कनाडा का भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और कैसे आते हैं? बॉर्डर पे 2,000 रुपए देते हैं, अंदर आते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2,000 रुपए देते हैं, आधार बनवाते हैं। फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं। फिर किसी दलाल को 2,000 रुपए पकड़ देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3,000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और फिर तब तक इलेक्शन आ जाता है, किसी वोटजीवी नेता को पकड़ते हैं, वो उनका वोटर आईडी बनवा देता है। कहता बस वोट हमें दे देना, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है ही है। वो जानता भी रहता है ये बांग्लादेशी है, बोले वोट दे देना, वोटर आईडी बनवा देंगे। संविधान कहता है कि 1947 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। सिटीजनशिप लेने और सिटीजनशिप देने के लिए सरकार की ड्यूटी है कानून बनाए। और आपको यह दिख रहा होगा मेरे दूसरे हाथ में, 1955 में एक कानून बनाया, नेहरू जी ने बनाया। संविधान कह रहा था बनाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है बना देता हूं। लेकिन आज तक किसी की नागरिकता गई क्या? जोर से बोलिए। मुंबई बम ब्लास्ट करने वालों की नागरिकता गई? ये जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट करने वालों की नागरिकता गई? पूरे भारत में इतने सब कुछ हो गए, हत्या बलात्कार ये वो घोटाले, किसी की नागरिकता, ऐसा कानून बनाया परम आदरणीय नेहरू जी ने। आज तक केवल नागरिकता मिलती गई मिलती गई मिलती गई, किसी की गई। आप ये बताओ, अपने, मैं पहले ही कह रहा था, अगर डॉक्टर घटिया दवाई दे तो क्या कहेंगे उसको? गद्दारी किया कि नहीं? जोर से बोलिए। अगर ड्राइवर ठीक से गाड़ी न चलाए तो गद्दारी किया कि नहीं? अब प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कहना चाहता, नेहरू जी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस काम के लिए आपको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, एयर टिकट, रेल टिकट सब कुछ मिलता है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये मक्कारी तो हुई ना, ये गद्दारी तो हुई ना। आपने सब कुछ लिया, हराम का खाया, तो क्या हो गई? चलो उन्होंने तो इसमें ऐसा कानून बनाया कि भाई किसी की नागरिकता न जाए, बचा खुचा काम
उनके नाती ने किया। 1984 में मैं भी थोड़ा समझदार हो गया था, वोटर तो नहीं था उस समय, लेकिन हम सब लोगों के, हमारे गांव में नारा लगता था, अब की बार 400 पार। ये नारा लगता था, अब की बार 400 पार, और हुआ भी पूरे गांव के गांव। जैसे हमारा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन में एक ही चुनाव लड़ा था, और वो हमारे क्षेत्र से लड़ा था। हमारा जौनपुर पड़ता है, बगल में फूलपुर है, 2 जगह। तो फूलपुर से नेहरू जी ने चुनाव लड़ा था, और जौनपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लड़ा था। तो हमारा पूरा परिवार उनका प्रचार उचार करता था, बचपन से ही जनसंघ से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1984 में हमारे परिवार के लोगों ने भी अब की बार 400 पार कराया। हमारे परिवार के लोगों ने अब की बार 400 पार कराया। क्या सोच के कराया? भाई चलो इंदिरा जी चली गई हैं, और एक यूथ आ रहा है, नया आ रहा है, अच्छा काम करेगा, देश का कल्याण करेगा। लेकिन 1984 में 400 पार हुआ, और 1985 में ही खेला हो गया। राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा पाप किया। इस कानून को बदला 1955 वाले को, इसमें एक धारा जोड़ दिया 6 से, और 6 से यह कहती है धारा कि असम में जो नागरिकता की कट ऑफ डेट है 1971 होगी, न कि 1947 होगी। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय असम में 60 लाख बांग्लादेशी घुस चुके थे। तो जहां पूरे देश के लिए नागरिकता की कट ऑफ डेट 1947 है, उसके बाद जो आएगा उसको बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। वहीं असम के लिए ये जो कट ऑफ डेट हो गई 1971 हो गई। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इन्होंने तो कह दिया 71 कट ऑफ है। अब बॉर्डर पे कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है कि जो घुसपैठिया आ रहा है उसकी फोटो खींच रही है कि 71 में आया कि 75 में आया। वो जो 75 में आया, 80 में आया, 90 में आया, 2000 में आया, वो भी कह रहा है जी हम असम में 71 के पहले ही आ गए थे। तो अब वो हो गए 1.5 करोड़। पहले कितने थे? 60 लाख। अब हो गए 1.5 करोड़। असम की जनसंख्या टोटल है 6 करोड़। 6 करोड़ का 1.5 करोड़, यानी 25% वहां बांग्लादेशी रहते हैं। और वो कह रहे हैं हम 71 के पहले आ गए थे। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कानून उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यह समस्या केवल असम की नहीं है, यह समस्या पूरे देश की हो गई है। अब पुणे में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है, कहता जी हम असम में 71 के पहले ही आ गए थे, पुणे में हम बाद में आ गए। अब जितने भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र में पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में पकड़े जा रहे हैं, या बंगाल में पकड़े जा रहे हैं, वो ये कहते हैं इस कानून का फायदा उठाने के लिए कि हम असम में 71 के पहले आ गए थे, बाद में हम नौकरी की तलाश में इधर-उधर आ गए। हमारे देश में खुद इतनी गरीबी है, इतनी समस्याएं, फिर भी हमने कानून बना के, राजीव गांधी ने कानून बना के घुसपैठियों को लीगलाइज कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। यह पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा कानून है जहां एक झटके में कानून बना के 60 लाख घुसपैठियों को रेगुलराइज कर दिया गया। हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 4 नवंबर से 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन हमारा यह मानना है अगर यह सेक्शन 6 से नहीं निकाला गया तो घुसपैठियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर हमने नहीं निकाला और अगर हमने घुसपैठियों को बाहर नहीं किया, आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। अभी 6 महीने पहले वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा था, फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। मोरक्को से आए हुए शरणार्थियों ने पूरे फ्रांस को जलाया। याद रखिए, पूरा फ्रांस जला। 3 महीने, आपको ध्यान होगा, शायद आपको रूट काज नहीं पता। रूट काज यह था
कि फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया था, तो मोरक्को के शरणार्थी जिनके पास कपड़ा नहीं था, भोजन नहीं था, रोटी नहीं थी, जिसको फ्रांस ने दिया था, उन्होंने आगजनी करना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे बर्थ प्लेस को हरा कैसे दिया, हमारे ओरिजिनल कंट्री क्यों हरा दिया। सोचिए जरा, यह समस्या हमारे यहां आने वाली है। युद्ध हो रहा है इजराइल में और रैली निकल रही है हमास के समर्थन में भारत में। इतना आपको टेलर दिख के भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है फ्यूचर। कानून बना बना के एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से यहां पे राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव जी। आज मैं आपसे कुछ कानूनों की बात करूंगा। एक्चुअली मेरा नवरात्र 9 दिन व्रत चल रहा है और इसमें मैं केवल जल लेता हूं, ज्यादा कुछ खाता पीता नहीं, तो इसलिए केवल आज आपसे कानून की बात करूंगा। इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। नाम कितना बढ़िया है, पूजा स्थल कानून। ऐसे लग रहा है पूजा स्थल के रखरखाव के लिए बनाया गया। यह कानून यह कहता है कि जितने भी यहां पे मुगलों के टाइम में मठ मंदिर तोड़े गए, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, आप वापस लेने की मांग नहीं कर सकते। इसमें लिखा है केवल अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल होगा, बाकी काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला, भोजशाला और भी पूरे देश भर में जितने भी हैं, इनके मैटर कोर्ट में जाएंगे नहीं। और तो छोड़िए, 1991 का यह कानून कहता है अगर कोई मैटर कोर्ट में भी चला गया है तो जज उसको सुनेगा नहीं। यह कानून बना के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया गया। यह कानून बना के हमारा जो राइट टू रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको छीन लिया गया। यह कानून बना के मुगलों के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया गया। आप जरा सोचिए, संविधान कहता है हम एक सोवरेन राष्ट्र बनाएंगे। प्रियम्बल में पहला शब्द आया सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी की निशानी होगी, ना गुलामी की परंपरा होगी, ना गुलामी का रीति रिवाज होगा, कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। हम दोबारा भारत को रिस्टोर करेंगे। भारत को रिस्टोर करने का मतलब मठ मंदिर भी रिस्टोर होने चाहिए। अगर मुगल काल में तोड़े गए मठ मंदिर आज भी वहां पर अवैध कब्जा चल रहा है, तो क्या आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे उस समय भी कब्जा था, आज भी कब्जा। और मैं अपने आप से पूछता हूं, जितने भी मठ मंदिर तोड़े गए, हमारे पूर्वजों ने उसके लिए बलिदान किया। ऐसे नहीं खुशी खुशी बोला कि तोड़ दो। अरे लड़े उनसे, विरोध किया, मारे गए। जब मारे गए तो फिर मंदिर तोड़ा गया। भारत में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसमें 100, 500, 1000 लोगों की हत्या नहीं हुई है। पहले लोगों ने विरोध किया, टकराए, हां हार गए, मारे गए, उसके बाद कब्जा हो गया, मंदिर टूट गया। अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो हमें संतान के नाते इतना कर्तव्य नहीं है कि जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान किया, उन मठ मंदिरों को हम रिस्टोर कर सके? बोलिए, हमें करना चाहिए कि नहीं? लेकिन संसद में कानून बना के यह कह दिया गया नहीं, आप नहीं कर सकते। इस कानून के कारण काशी का मामला पेंडिंग, इस कानून के कारण मथुरा का मामला पेंडिंग, इसके कारण भोजशाला का मामला पेंडिंग है, भद्रकाली का मामला पेंडिंग है, अटाला का मामला पेंडिंग है, ऐसे बहुत सारे हैं। इस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पहले 2 जजों की बेंच ने सुनवाई किया था, अभी 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। लेकिन हमारा यह कहना है, मठ मंदिर हमारे संस्कृति के केंद्र हैं, और संस्कृति के ही नहीं, स्पिरिचुअल सेंटर है। मठ मंदिर हमारे शक्ति केंद्र है, मठ मंदिर हमारे साधना के केंद्र है, मठ मंदिर हमारे ध्यान केंद्र है,
मठ मंदिर हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर हैं। और ये सरकार की ड्यूटी है कि मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जिन मठ मंदिरों को तोड़ा गया, जिन मठ मंदिरों को पे कुछ छेड़छाड़ हुई है, उनको रिस्टोर करके दोबारा बनवाना यह सरकार की ड्यूटी है। लेकिन वो काम करने की बजाय उल्टा कर दिया, कानून बना के बोला कि आप इसको वापस ही नहीं ले सकते। नरसिम्हा राव के बाद मनमोहन सिंह जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एक बार आप गूगल करना, राहुल गांधी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और राइट टू एजुकेशन और मदरसा, ऐसा गूगल करना। जब राइट टू एजुकेशन आया तो यह मदरसों पे भी लागू होता था। 2012 में गुप्त बैठक हुई राहुल गांधी की पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, और उस बैठक के बाद अगले इस सत्र में विशेष सत्र, एक स्पेशल इसमें संशोधन किया गया और इसमें एक नई धारा जोड़ के मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से निकाल दिया। आज की डेट में मदरसों में क्या पढ़ाया जाता किसी को नहीं पता, कौन सी किताब चल रही है किसी को नहीं पता, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, नहीं पता। ऑडिट हो नहीं सकती, जो शिक्षा अधिकारी जिले वाले वो जा नहीं सकते, एकदम बाहर कर दिया। एक के बाद इस तरीके से लगातार कानून बनाते रहे, वो कानून बनाते रहे, हम कानून चैलेंज करते रहे। ये मैटर भी कोर्ट में चल रहा है। यह है वक्फ एक्ट, सुना आप लोगों ने इसके बारे में? ऐसा खतरनाक कानून दुनिया में कहीं नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड कह दे या आपका ऑडिटोरियम वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसकी नोटिस को पुणे की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा मुंबई। चलो पुणे वाले तो मुंबई फिर भी चले जाएंगे, 150-200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। जो मुंबई से 700 किलोमीटर दूर एरिया है महाराष्ट्र का, वो बेचारा कैसे आके चैलेंज करेगा? जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, चलो वो भी चैलेंज कर लेंगे। वो जो दलित आदिवासी की जमीन को कहता है वक्फ बोर्ड ये हमारी जमीन है, वो दलित आदिवासी कैसे चैलेंज करेगा? ये वक्फ एक्ट कन्वर्जन का सबसे बड़ा टूल बन गया है। इसके जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को वक्फ बोर्ड के लोग जाके धमकाते हैं, कहते हैं कि ये जमीन वक्फ की है, तो बोले क्या करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ, और नहीं तो ये जमीन तुम्हारी हाथ से निकल जाएगी। आपने सुना होगा तमिलनाडु में 1500 साल पुराना एक मंदिर को बोला यही वक्फ की प्रॉपर्टी है। और कानून इतना घटिया, वही चोर, वही दरोगा, वही जज, जो नोटिस भेजता है उसी के सामने आपको जवाब भी देने जाना। ऐसे ऐसे घटिया कानून बनाए गए हैं, एक के बाद एक। मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है संगठित होके सनातन विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाया जाए, संगठित होके कठोर कानून की मांग किया जाए। एक बात जरूर याद रखिए, आज के नेता 25 साल के बाद आपका घर बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून अगली 25 पीढ़ियों को बचाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए, सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होके इस पे चर्चा करिए, लिखिए, जो अपनी क्षमता अनुसार जो कर सकते हैं। जो कानून कोर्ट जा सकते हैं कोर्ट जाएं, जो सांसद विधायक से मिलते सकते हैं सांसद विधायक से मिलें, जो कुछ नहीं कर सकते कम से कम सोशल मीडिया में लिख सकते हैं वो लिखें। लेकिन घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो ये तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत की संस्कृति को अब मुगलों और अंग्रेजों से खतरा नहीं है, भारत की संस्कृति को अब मुगलिया और ब्रिटिशिया कानूनों से खतरा है। उन कानूनों की लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, लेकिन आप लोग भी जहां पे हैं जिस तरीके से आप इस पे कर सकते हैं करिए।
इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खूप अप्रतिम, कारण आपण लोकशाही राज्यात राहतो, लोकशाहीवर आपला विश्वास आहे, संविधान